नमस्कार। नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक यात्री जो 16 वर्ष की आयु से नशा मुक्ति, बाल विकास, बाल सुधार, बाल शिक्षा के लिए सजग है और इस क्षेत्र में वर्ष 2000 से लेकर 2021 वर्षों से संघर्ष कर रहा है और स्वयं भी नशा मुक्त हुआ। 16 वर्ष की आयु से चल रहे संघर्ष में अनपढ़ता से स्नातक हुआ और आज आप सबके सम्मुख लाइव बैठा हूँ। ज़मीनी स्तर पे अभी तक मैं बहुत से व्यक्तियों से मिलता हूँ जो शराब और चिलम वगैरह पीते हैं, तो यकीन मानिएगा वह भी इंसान है और नशा किया है। कोई किसी का अपराध नहीं कर दिया उन्होंने, तो उन्हें भी हक है सभ्य समाज में सभ्यता के साथ, इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने का। बस थोड़ा सा उन्हें समझने वाला कोई चाहिए, तो वह भी सुधार के मार्ग की ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, चल पड़ते हैं और महिमा को जानते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से कामगार, मजदूर व्यक्ति, नशे से पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता और वो कहीं रोजगार मिल जाए तो उन्हें वह भत्ता इतना नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वह भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। चाहे आजकल तो विद्यार्थियों के साथ भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आए दिन हम सुनते हैं कि फलानी परीक्षा पकड़ी गई, सेंटर पकड़ा गया। तो उन सेंटर्स पे जहां इस प्रकार की धांधली होती है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुधार के मार्ग का एक यात्री जो 16 वर्ष की आयु से तमाम प्रकार के संघर्ष, रेबिटेशन से जूझता हुआ, अनपढ़ता से स्नातक हुआ, रेबिटेशन ज़मीनी स्तर पे लोगों में नशा मुक्ति, बाल शिक्षा, बाल सुधार के लिए कार्य कर रहा हूँ, उन्हें दिशा निर्देश देता हूँ और उन आने वाली नस्लों को एक सही राह दिखाने के लिए और स्वयं के लिए भी मैं सुधार के मार्ग पर चलते स्नातक हुआ और मैंने भी परीक्षा दी और स्नातक स्तरीय परीक्षा रिटर्न स्टेज क्लियर करी, 2 स्टेज रिटर्न की और गूगल पे आज भी नाम है। 2014 में जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम का मैंने स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम क्लियर किया था, 2 स्तरीय। 4 से 5 लाख बच्चों में हम 2000 बच्चों ने क्लियर किया था और 2000 में से केवल 250 बच्चे लगे और बाकी अगले दिन आज तक में और सब न्यूज़ चैनल्स में खबर आ गई कि वो सेंटर पकड़ा गया। उसमें रिटर्न एग्ज़ाम के बाद उधर टाइपिंग का जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो विद्यार्थी भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं अपने देश के जागरूक नेताओं से एक आह्वान लगाना चाहूँगा कि कृपया विद्यार्थी वर्ग, मजदूर तबका, गरीब तबका, उनकी ओर भी ध्यान दीजिए। वह कहीं ना कहीं योग्यता होने के बावजूद भी समाज में एक क्षीण जीवन जीने को क्यों मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ना होने पाए, ऐसा मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ। मेरे जैसा सुधार का मार्ग का यात्री जो नशा मुक्ति, बाल विकास, बाल सुधार के लिए खुद में बदलाव की और दूसरों में भी एक बदलाव की ऐसी उम्मीद रखता है। हम भी सुरक्षित नहीं बच पाए, हमारे साथ भी भ्रष्टाचार हो गया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़िए और जीवन में रोजगार के नए अवसरों को तलाशिए और नशा मत कीजिए पहले तो, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो आप 10 कदम पीछे की ओर वापस गिर जाते हैं। इसके लिए नारकोटिक्स एनोनिमस प्रोग्राम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटिंग्स होती है। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आपके क्षेत्र में मीटिंग कहाँ हो रही है, किस समय हो रही है, आप उनसे जुड़ जाइए
और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति की बात आपको समझ में आती है वही आपके लिए प्रोग्राम है। चाहे आप कहीं भी किसी से बड़ी इंटरनेशनल संस्था में चले जाएं, आपको समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो सब व्यर्थ है, मिट्टी है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात सुने, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरा अनुसरण कीजिए, नहीं। आपको जिस भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का दीप दिखे, जो आपको आत्म शांति पहुंचा पाए, आपको सुधार के मार्ग पर एक कदम और आगे ले जाते हुए विजेताओं की श्रेणी में विजेताओं के साथ खड़ा कर दे, ऐसे व्यक्ति का अनुसरण अवश्य कीजिएगा। पुस्तक एहसास 2015 में जिस समय मैं भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS के लिए एग्ज़ाम दे रहा था, उस दौरान मैंने चंद एहसासों को कोरे कागज पर उतार दिया था। इस समाज में एक सकारात्मक लहर का संदेश करने हेतु उन्हीं एहसासों में से एक यह बेबसी और भूख को आज आप सबके सामने नंगा करूंगा कि समाज में जो एक सत्य है वो उजागर हो। तो सुनिएगा। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है? मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है? क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है? मेरे देश भारतवर्ष, ग्रेट इंडिया, मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है? क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है? कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी? कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी? क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी? चाहे वह भ्रष्ट राजनेता हो, स्वार्थी अधिकारी हो, या धोखे की माटी से लिपटे हुए चंद स्वार्थी वर्ग। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है? क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है? कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी? क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी? क्या कभी उसका भी पेट भर पाएगा? औरों की तरह वह भी सुकून से जी पाएगा? क्यों लगता है डर उसको आजकल कि एक दिन वह भूख से मर जाएगा? मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है? क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है? कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी? क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी? क्या कभी उसका भी पेट भर पाएगा? औरों की तरह वह भी सुकून से जी पाएगा? क्यों लगता है डर उसको आजकल कि एक दिन वह भूख से मर जाएगा? एक तरफ तो हम 21वीं सदी का नारा है लगाते, चांद मंगल पर भी पहुंच गए हैं फकर से बतियाते। एक चंद्र मिशन में, मंगल मिशन में अरबों करोड़ों डॉलर्स रुपए खर्च करता है भारत जैसा देश, जहां आज भी बहुत से गरीब भूखा पेट सोता है। वहां भारत जैसा देश चंद्र मिशन, मंगल मिशन पर अरबों रुपए खर्च करता है, केवल किस लिए कि मिट्टी कैसी है वहां पे, उसमें क्या तत्व है, वातावरण कैसा है। इस एक जानकारी के लिए भारत अरबों डॉलर्स खर्च कर देता है। उसका मात्र एक अंश भी अगर
गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्च किया जाए, मुफ्त शिक्षा कर दी जाए। MBBS, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, पायलट, जो भी बनना है मुफ्त सरकार की तरफ से पढ़िए, योग्यता होनी चाहिए। उससे 1000 गुना ज़्यादा हम ये जानने के लिए खर्च कर देते हैं कि चांद पर मिट्टी कैसी है। एक तरफ तो हम सब 21वीं सदी का नारा है लगाते, चांद पर भी पहुंच गए फकर से बतियाते, फिर किस लिए इतनी बेबसी और लाचारी, फिर किस लिए है गरीबों के पेट खाली। मनरेगा जैसी योजना जब फेल हो जाती है और आए दिन सोशल मीडिया में वीडियो देखते हैं कि ठेकेदारों को पीटते हुए, मजदूरों का शोषण करते हुए, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। ऐसा मैं एक कलमकार, एक साहित्य सृजन या सुधार के यात्री के लिए नहीं कह रहा, केवल एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान जो एक जिसका जन्म हुआ है धरती पर, वो जब देख रहा है और हृदय को जो घात होता है। परसों मैं खबर सुन रहा था कि भारतीय नवयुवकों में आजकल हार्ट अटैक बढ़ गया है। क्यों? जो एक घात, विश्वासघात भारत में इतना हो गया है, जो अपने ही चौंकाने, डराने के लिए घात का इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो स्वार्थ है। तो भारतीय नवयुवक कमजोर नहीं है। भारत में आजकल जो माहौल है वो घात और विश्वासघात का हो गया है, तो नवयुवकों को हार्ट अटैक आ रहा है। वरना भारतीय नवयुवकों का लोहा तो अनादिकाल से पूरे विश्व ने माना है। भारतीय युवा यहाँ पहुंच के अपनी जंगा ठोक दी तो उसके सामने खड़े होने वाला उसे कोई नहीं मिला। फिर किस लिए है इतनी बेबसी और लाचारी? फिर किस लिए है गरीबों के पेट खाली? गरीबों के पेट पर किसने मारी है भुखमरी की लाठी? क्यों उनके नसीब में नहीं लिखी 2 वक्त की रोटी? क्यों? ये सवाल मैं अपने देश के जागरूक सत्ताधारी से पूछना चाहूंगा। मैं पूछता हूं विक्रांत राजलीवाल, क्यों लगता है उनको सबसे डर? क्यों नहीं भर पाता उनका उदर? हमारे यहां दरअसल लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। आज भी हम कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे हैं राजनेताओं की। जिस दिन भी कई विकसित देश हैं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बहुत से ऐसे देश हैं जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां आम जनता सीधा सवाल पूछती है, सीधा कानून भी बना सकती है और रद्द भी कर सकती है। जिस समय हम इतने विकसित हो जाएंगे तो किसी भी कलमकार को ऐसी रचना लिखने का अवसर नहीं मिलेगा, जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि चीन जैसा देश जहां राजतंत्र की तरह राज होता है, लोकतंत्र नहीं है, विद्यार्थी वर्ग के ऊपर वहां के नशे में धुत सत्ताधीश सरेआम गोलियां चला देते हैं, फिर भी लोकतंत्र उससे बहुत अच्छा है। मेरे देश में हर बात है निराली, अमीर के लिए है सब जगह बोटी, अमीर के लिए है सब जगह बोटी, और गरीब के नसीब में नहीं है सूखी रोटी। उनको करनी पड़ती है मेहनत जीने के लिए, उनको करनी पड़ती है मेहनत 2 वक्त की रोटी के लिए। फिर भी क्यों है उनका पेट खाली? हर जगह क्यों है उनके नसीब में गाली? क्या इस ओर भी किसी का ध्यान जा पाएगा? क्या कोई सच्चा और अच्छा इंसान इनके लिए भी कुछ कर पाएगा? मैं विक्रांत राजलीवाल संकल्पित हूं
इस रोज भी मेरे शिष्य, अनुयायी और मुझ में इतना सामर्थ्य आ जाएगा तो मैं एक आश्रम, ऐसा आश्रम का निर्माण करूंगा जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, हिम्मत के साथ स्वास्थ्य जीवन शैली का निर्माण होगा एक बालक के अंदर। क्योंकि जो छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, जब वो नशा करता है तो आने वाली नस्लों को भी खराब कर देता है। इसीलिए यदि हम बच्चों, युवाओं में वह जोश, हिम्मत भर पाएं, शिक्षा की राह पर उन्हें ला पाएं, तो आने वाला जो समय है यह अत्यंत ही विकासशील हो जाएगा। यह मैं केवल किताबी ज्ञान से नहीं कह रहा हूं, मैंने जमीनी स्तर पर कार्य किया है। रेबिटेशंस हो, मीटिंग्स हो, जहां आम जनमार्ग, सब जगह मैंने प्रचार किया है। और इंटरनेट पे भी मैं बीते 5 से 6 वर्षों से प्रचार कर रहा हूं, साहित्य सृजन भी कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी करता हूं और अपने जीवन के एहसासों को जो मेरे अनुयायी है, शिष्य है, फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, पाठक हैं, उन तक अपने एहसासों को सीधा एक कम्युनिकेशन करता हूं। चाहे मेरे परिवार के सदस्य हुए, चाहे कोई साहित्य प्रेमी या सुधार का मार्ग का कोई यात्री, या कोई स्वस्थ जीवन शैली जीने का इच्छुक व्यक्ति। इस संसार का दस्तूर निराला है, इस संसार का दस्तूर निराला है। अमीर को और अमीर बनाया और गरीब के नसीब पर लगाया ताला है। क्या कोई गरीब कभी इस ताले को खोल पाएगा? आज कहते हैं मोदी चाय वाला है, एक चाय वाला भारत को कैसे चला सकता है? तो वो उसने कमाया है, उसने जमीनी स्तर पर झाड़ू पोंछे से लेकर आंदोलन में एक लीडर की तरह संचालन भी किया है अपने दौर में। तो एक चाय वाला से लेकर यहां तक का सफर है, पूरा संघर्ष है, उसे पढ़िएगा, जानिएगा। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ती है। मेरे ऊपर भी कई बार लोग कहते हैं कि कल तक अनपढ़ था, नशा मुक्ति केंद्र में था और शारीरिक मानसिक रूप से भी कमजोर था, चोट लग गई थी, आक्रमण कर देता था, हिंसक हो जाता था और एक अनपढ़ता, एक पशु वाले सारे गुण थे। वो सोचते आज भी वही है, तो मैं कहता हूं हाँ वही मानो। किसी को बोलकर इन चीजों से साबित नहीं किया जाता, हमें केवल कार्य करने होते हैं और हम वो कार्य करेंगे। ये आपकी दृष्टिकोण है कि आप एक बालक के ऊपर गांधी जी थे। क्या वो शुरू से ही गांधी जी थे? पहले वकील थे, वकील से पहले काम इंसान थे, दौलत कमाने, आर्थिक दृष्टिकोण से सऊदी अफ्रीका गए थे, परंतु जीवन में परिवर्तन आया, सत्ता बदल दी। ऐसे ही परिवर्तन स्वयं उत्पन्न नहीं होते, उस पर चलना होता, उस मार्ग पर किसी को साबित नहीं करना होता। यह सब तो आजकल हर गरीब का है एक सपना। क्या कोई गरीब इस सपने को कभी सच कर पाएगा? क्या कभी गरीब इंसान का भी उदर पूरी तरह भर पाएगा? यहाँ मेरा रिहैबिलिटेशन एरिया, जहाँ मैं सीधा रिहैबिलिटेशन से आया था, सब कुछ अनजान था, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना आबो हवा, ना वातावरण, हर चीज मेरे लिए अनजान थी।
और रिहैबिलिटेशन से निकलकर शाहदरा हॉस्पिटल, जहां आगरे से जो मेंटल है हॉस्पिटल, वो भी शिफ्ट होके शायद दिल्ली में आ गया है और बहुत विख्यात हॉस्पिटल है। वहाँ बहुत सी चीज़ों का इलाज होता है, नशे से संबंधित काउंसलिंग, सुधार से संबंधित काउंसलिंग। तो इतना कुछ दर्द हमने झेला है और वहाँ से फिर यहाँ आए। यहाँ भी किसी का साथ नहीं, कोई दोस्त नहीं था। यहाँ भी संघर्ष करना था, प्रचार करना था। तो यहाँ भी मैंने प्रचार किया, कई बार नीचे गिरा और बहुत विकृत स्थिति हो गई थी। एक बार तो मैंने बर्मे से लेके दरवाजे तक सब तो कुछ तोड़ दिए थे, जितने गमले थे फिर सब तोड़ दिए। थाने से पुलिस जिप्सी आई, पर वो समझ गए थे कि सुधार का मार्ग का यात्री है और स्थिति उस वक्त काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर रिहैबिलिटेशन जाना पड़ा दोबारा, वो रिहैबिलिटेशन बंद हो गया। लेकिन जीवन का संघर्ष खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहे। अनपढ़ता से स्नातक हुए, भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS को फेस किया और पुस्तक एहसास के माध्यम द्वारा सर्वप्रथम इस संसार में एक सकारात्मक लहर पहुंचाने हेतु बहुत सी संवेदनशील रचनाओं को रचा लिखा। किसी को क्यों नहीं है एहसास उनकी भूख का, और जिसको है एहसास इस बात का, उन लोगों ने उठाया है हमेशा ही फायदा इस बात का, चाहे वरिष्ठ राजनेता हो या कोई भी हो। एक गरीब हमेशा ही शतरंज के मोहरे के समान शतरंज की गति से चलता है, परंतु जिस दिन भी उसे उसके अधिकारों का ज्ञान आ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, यकीन मानिएगा वह भी मुकाबला कर सकेगा हर प्रकार के स्वार्थी इंसानों का। उन लोगों ने कर दिया गरीब इंसान को इतना मजबूर और पी डाला उन लोगों ने गरीब के शरीर का सारा खून। ईमानदारी की आड़ में गरीब का शोषण अब ठीक नहीं, मेहनत के नाम पर उनको लूटना अब ठीक नहीं। सरकार, जिम्मेवार सरकार है भारत की, उन्होंने कुछ नियम है, कायदे हैं, परंतु जितने ठेकेदार हैं, जमीनी स्तर पे जानते हैं, उन्हें ज्ञात होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो ठेकेदार है, क्या वह उन सरकार के तय नियमों के अनुसार भत्ता एक मजदूर को देता है? नहीं, उसमें से भी वो अपना कमीशन काटता है और पहले तो कम तय करता है, उसमें से भी कमीशन काट लेता है। एक गरीब इंसान का अधिकारों के ज्ञान के बिना, शिक्षा के बिना हर कोई शोषण करता है, उसे पता ही नहीं कि उसका अधिकार क्या है। मेरे देश में गरीब को चाहिए बस 2 वक्त की रोटी, वह भी क्यों अब उसके नसीब में नहीं, वह भी क्यों अब उसके नसीब में नहीं। वो शर्म की बात है। हम विकसित होने का पैमाना लगाते हैं कि एक भारत में स्वास्थ्य कितने हैं, कितना खाना मिल रहा है, ग्राम कितने एक प्रति व्यक्ति खाना कितना मिल रहा है, उसको स्वास्थ्य कितना आ रहा है। जबकि विदेशों में, विकसित देशों में, सभ्य देश, शिक्षित देशों में लाइफस्टाइल देखा जाता है कि किसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, उस हिसाब से वहाँ पे अंदाजे आंकड़े लगाए जाते हैं। और अभी तक हम भोजन और कितने ग्राम भोजन एक व्यक्ति को मिल रहा है, कितने 5 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, आए दिन खबर थाली के हिसाब से, ये हमारे आंकड़े हैं। तो हम कहाँ अपने आप को, भारत को रख सकते हैं विश्व के सामने एक उदाहरण के तौर पर, जबकि भारत में बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति हुए हैं, कल्पना चावला से लेके कौन कौन, जो सब विदेशों में
की सेवा करी है उन्होंने, अमेरिका से लेके जापान तक की। क्यों? क्योंकि भारत में अब इतने संसाधन नहीं है और बहुत से रुपयों को बेकार की योजनाओं पर खर्च कर कर, बेकार के कार्यों पर, बेकार के प्रदर्शनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर कर नष्ट कर दिया जाता है, जो हम जैसे आम व्यक्तियों की दैनिक आय में से काटे जाते हैं। बंजर जमीन और खिलते कमल। इससे पहले कुछ और मैं आपको सुनाने के लिए आया था, आज वही सुनाऊंगा। मेहनत और कंगाली। मैं विक्रांत राजलीवाल सुधार के मार्ग का ऐसा यात्री हूं जिसने 16 वर्ष की आयु में जान लिया था कि एक सभ्यता और समाजीकरण क्या होता है। और तदोपरांत मेरे पिताजी से मैंने अपने एहसासों को बताया और वहीं से जीवन में जलते हुए अंगारों ने प्रवेश कर लिया। चाहे क्योंकि ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, उन्हें भी ज्ञान नहीं था। सर्वप्रथम वह हकीम, फिर तांत्रिक गतिविधियां, फिर हॉस्पिटल्स, क्योंकि हॉस्पिटल के पास भी मेरे हिसाब से इलाज नहीं है इन सब चीज़ों का। यदि आप कोई व्यसन करते हैं तो कोई ऐसी गोली नहीं बनी कि आपको उन व्यसन से दूर कर सके, या व्यसन आप नहीं कर रहे बहुत समय से, कई सालों से आप नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप अपने जीवन को सही ढंग से चला पा रहे हैं? नहीं। शिक्षित हो पा रहे हैं? नहीं। उसके लिए आपको कार्यक्रम, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और इस कार्यक्रम में भी बहुत सी मेरे को खामियां नजर आई थी। जिस समय मैं रेबिटेशन में था उस समय मैं शिक्षित, मेरे को 12th के एग्जाम देने थे और IAS तक का एग्जाम मेरे को फेस करना था, परंतु मुझे लगता है उससे पहले कोई चारा नहीं था रेबिटेशन के पास में कि जो शिक्षित हो पाया हो, अनपढ़ता से स्नातक हो पाया हो, IAS का एग्जाम दिया हो। तो सब हैरान परेशान, मुझे बाहर नहीं आने दिया। बाहर आके मैंने फिर शिक्षा की कोशिश करी तो मुझे फिर अंदर डाल दिया शिक्षा नहीं, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं था शायद ऐसा। उन्हें डर था फिर गिर जाएगा, परंतु जीवन में संघर्ष में रहा, लड़ता रहा और स्नातक भी हुआ और IAS का एग्जाम भी दिया और अपने साहित्य के द्वारा, माँ सरस्वती के द्वारा इस संसार में एक सकारात्मक लहर उत्पन्न करने का प्रयास में भी हूं। तो मेरे हिसाब से प्रोग्राम वह है जो अपने आप में व्यापक हो, जो भी सभ्यता, शिक्षा की रिक्वायरमेंट होती है एक बालक के अंदर, उसकी पूर्ति हो पाए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में सारे NGOs का ताला लगा दिया था, शायद इसी कारण लगाया था कि उन्हें ज्ञात था कि अभी बहुत सी कमियां चल रही है, सही कार्य नहीं हो रहे। 80% रेबिटेशंस और NGOs ऐसे थे जहां बच्चा कोई चला गया तो जिंदा नहीं आता था, आया तो नशेड़ी या घोर अपराधी प्रवृत्ति के साथ आता था। तो अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय का मैं ऐसा हृदय सम्मान करता हूं और गुजारिश करता हूं कि जो NGOs उचित कार्य कर रहे हैं, संख्या कम है, 100 में से 5% भी मुश्किल से होगी, लेकिन कहते ना गेहूं के साथ गुड़ भी पीसे जाते हैं, तो पिस रहे हैं। थोड़ा उन पर रियायत बरती जाए और दिल्ली से बाहर या NCR में उनको स्थान दिया जाए। मेहनत और कंगाली।
जब आप एक नेक कार्य करते हैं तो हजारों विरोधी आपके समक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। वह नहीं चाहते आपका बदलता हुआ रूप, आपका उज्जवल व्यक्तित्व इस समाज में विकास की लहर को उत्पन्न करे, क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों की यही सोच होती है भेड़ चाल वाली, जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन जब तक हम बदलाव का प्रयास नहीं, गांधी जी अगर यह सोचते, पटेल जी, लौह पुरुष भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद यही सब सोचते कि जैसा चल रहा है चलने दे, तो आज भी हम फिरंगियों की गुलामी कर रहे होते, उनके तलवे चाट रहे होते। स्वामी विवेकानंद जी एक से एक महान विभूतियां हुई हैं कि जब जब भारत में हानि करने का किसी ने प्रयास किया है तो ये देवभूमि है, यहाँ मिट्टी से हीरा सोना निकलता है। इस बात का एहसास संपूर्ण संसार को होना चाहिए कि यह देवभूमि भारतवर्ष है। जिस समय यूरोपियन अमेरिकन्स पाषाण युग में आदिवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भारतवर्ष में सभ्यताएं फूल रही थी, चाहे वो मोहनजोदड़ो की हो, हड़प्पा कालीन सभ्यता हो। अनादिकाल से मेहनत करते हुए मजदूर को मैंने देखा, मेहनत करते हुए मजदूरों को मैंने देखा, खून के आंसू पीते हुए उनको मैंने देखा। नहीं मिलता है उन्हें सहारा किसी का, उनको बेबसियों में ठिठुरते हुए मैंने देखा। वह लोग करते हैं रोज ही मेहनत और मजदूरी, फिर भी कई बार उनको मैंने भूख से रोते हुए देखा। हर दिन ही खाते हैं वो ठोकरें अपने मालिकों की, किसी को नहीं है चिंता या फिक्र उन लोगों के एहसासों की। कई बार मैंने यह सोचा, हर बार मुझे एहसास हुआ कि वह लोग भी इंसान ही तो हैं, पर इस बात को क्यों किसी का एहसास नहीं, पर इस बात का क्यों किसी को एहसास नहीं। इतनी बेबसी क्यों है उन लोगों के पास? क्या इंसानियत रह गई अब किसी के पास? क्या इंसानियत नहीं रह गई है किसी के पास? कहां खो गए इंसानों के पवित्र एहसास? आज के समय में बस अपने लिए मुनाफा और मजदूरों के नसीब में सिर्फ फाक। कभी कभी मेरे मन में आता है ख्याल, क्या कभी बदल पाएंगे हर मजदूर गरीब के यह हाल? इन लोगों के मासूम बच्चों को भूख में रेंगते हुए मैंने देखा, इन लोगों के मासूम बच्चों को ठंड में नंगे बदन ठिठुरते हुए मैंने देखा। अपने बच्चों की तो सभी करते हैं लाख चिंता और फिक्र, तो इनके बच्चों को देख के ऐसी हालत, इनके बच्चों की देखकर ऐसी हालत, क्यों नहीं झुकता हमारा सर? आखिर कब तक रहेगी अमीर और गरीब की खाई? क्यों गरीबों के नसीब ने हमेशा ठोकरें ही खाई? आज मोदी जी जैसे व्यक्ति या प्रधानमंत्री बनते हैं, हजारों उंगलियां उठ जाती है एक चाय वाला। क्या वह शिक्षित नहीं है? उसकी डिग्री पे भी उंगली उठा देते हो।
या योग्य नहीं है, कोई कार्य नहीं किया, या सीधे चाय के ठेले से वो प्रधानमंत्री पे कुर्सी पे बैठ गए हैं। ऐसी बातें हिम्मत तोड़ती है। कोई अपनी मर्जी से शिक्षित होने के बावजूद चाय का ठेला नहीं लगाता। ये पेट की भूख होती है साहब, जो ढाबे पे बर्तन भी मांजती है और चाय का ठेला भी लगाती है। पर योग्यता यदि आपको सत्ता तक पहुंचा दे तो समझ जाइए कि वह योग्य ही नहीं, होनहार और दिव्यता भी है। तो सुधार के मार्ग पे भी बहुत से व्यक्ति मिलते हैं। आज भी लोग उन्हें कहते हैं नशा करता है या अपराधी है, तिहाड़ जेल का है। क्या आज भी वो है तिहाड़ जेल का? आज भी नशा कर रहा है? नहीं। देखा है आपने वो कहाँ मीटिंग्स में, किन किन कार्यों में कहाँ प्रचार करता है? आपने तो उंगली उठा दी साहब। कितने व्यक्तियों ने अज्ञानता में आत्महत्या कर लिया पता है? नहीं, अपने लिए मुनाफा चाहिए, जो मुंह में आया बोल दो, उंगली उठा दो, किसी की कोई फिक्र मत करो। कोई कुछ कर रहा है तो तोड़ दो। फिर भी कहता है मन मेरा, जल्दी आएंगे वो दिन भी जरूर। फिर भी कहता है मन मेरा, जल्दी आएंगे वो दिन भी जरूर, जब करेगा हर मजदूर भी अपनी मेहनत और मजदूरी पे गरूर, अपनी मेहनत और मजदूरी पे गरूर। अधूरी ख्वाहिश। इस जीवन में हर इंसान की कुछ हसरतें होती है, उनको पूरा करना एक ख्वाहिश होती है। मैं विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक छोटा सा यात्री, एक मामूली सा कलमकार, एक विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी जो आज भी समाज में नए दिन नए पाठों को पढ़ता और सीखता है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी और आज भी है कि आने वाली नस्लों में वह बच्चे जो ड्रग्स के चंगुल में फंसे हुए हैं, अपराधीकरण में फंस गए हैं, उन्हें वहां से निकालकर शिक्षा से जोड़ा जाए, साहित्य से जोड़ा जाए, स्वास्थ्य जीवन शैली से जोड़ा जाए और समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए जो अपने परिवार और परिजनों से बहुत दूर हो चुके हैं और कुछ जो उनके बीच में रहते हुए भी बहुत दूर हैं, वह उनसे मिल पाए, जुड़ पाए, उनके एहसासों को जान पाए और जीवन में एक सुकून, एक खुशहाली, एक विकास की लहर, शिक्षा की लहर संचारित हो पाए। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनके लिए मैं आज भी संघर्ष में हूं। इस जीवन में हर इंसान की कुछ हसरतें होती है, उनको पूरा करना एक ख्वाहिश होती है। अपने सपनों और जुनून के सिवाय अब क्यों मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मंजिलें और भी है जीवन में मगर क्यों मुझे विश्वास नहीं होता। कुछ लोगों को लग सकता है बहुत वक्त है उनके पास, मगर कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी के दिन बचे हैं बस 2-4। भूख, इंसान की भूख, शिक्षा की भूख, सभ्यता की भूख, स्वस्थ जीवन शैली की भूख, समाजीकरण की भूख,
एक स्वस्थ राजनीतिक गतिविधियां की भूख, इनको जगाइए अपने अंदर और कभी खत्म मत होने दीजिएगा। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि मेरा उज्जवल मोती जल्द ही टूट जाएगा। चारों ओर है नुकीले कांटे और मेरा पुष्प कहीं छूट जाएगा। ऐसा लगता है मैं पीएचडी ही नहीं, कई विषयों में पीएचडी करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, नशा के क्षेत्र में, सुधार के क्षेत्र में। स्नातक तक पहुंचा हूं मैं। इतना सरल नहीं था। जब आप 16 वर्ष की आयु में बताते हैं कि मैं असंगत में हूं, व्यसन कर रहा हूं, तो कहर टूट पड़ता है परिवार पर। और फिर तांत्रिक, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन से जब निकल के आते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता। एक जिंदा लाश बनाना चाहते हैं सब कि बस खाता रहे, पीता रहे, स्वस्थ रहे भाई। लेकिन मेरे जैसा बालक जिसने स्वयं इस मार्ग को चुना है वो शांत नहीं बैठता और हर प्रकार की बाधाओं से लड़ते हुए स्नातक होना और आईएएस बनना ना बनना एक अलग बात होती है आपने, लेकिन वहां तक मेरे को जाना था, गया। उसी दौरान साहित्य सृजन किया और पुस्तक एहसास का सृजन कर संयुक्त प्रकाशन घर द्वारा मेरे पिताजी सुभाष चंद्र सिंह राजलीवाल जी ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से उस दौर में 25 से 30 हजार रुपये खर्च कर दिए पुस्तक एहसास के छापने के लिए। अब नींद नहीं आती है मुझको ये रातों में क्यों, अब नींद नहीं आती है मुझे रातों में क्यों, कुछ बेचैनी सी रहती है मेरी सांसों में क्यों। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि जो मैं सो जाऊंगा तो अपना सपना पूरा करने से पहले ही कहीं मैं खो जाऊंगा। जी हाँ, आज भी वो बच्चे जो नशे की गिरफ्त में है, ड्रग्स की गिरफ्त में है, संगत में है, अपराधीकरण में है, बाल अपराध में, बाल नशा में, और वह बच्चे सब जगह मिल जाएंगे, गरीब मजदूर तबके से लेकर अरबपतियों के घरों में भी। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो किसी मजदूर के हो या अरबपति के हो। तो हर बच्चे के लिए मैंने कार्य करना है। उस संकल्पित हूं मैं कि उन्हें नशे से खींचकर बाहर निकाल कर स्वस्थ जीवन शैली लोह के समान बनाना है, अंदर से और बाहर से शिक्षा से जोड़ना है। स्नातक ही नहीं, उन्हें पीएचडी तक पहुंचाना है और समाजीकरण के जरिए पुनर्वास करवाना है परिवार में, समाज में, जिससे समाज के अंदर कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो पाए और बहुत से परिवार ऐसे जो टूटने से, बिखरने से बच जाए। अब नींद नहीं आती है मुझे रातों में क्यों, कुछ बेचैनी सी रहती है मेरी सांसों में क्यों। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि जो मैं सो जाऊंगा तो अपना सपना पूरा करने से पहले ही कहीं मैं खो जाऊंगा। कोई बिछड़ा हुआ दर्द वापस मिल जाएगा, किसी अनजान साए में कहीं लापता हो जाऊंगा। ये उस समय का एहसास है। इस समय मैं सिविल सर्विसेज के पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने। रोज ही खोदता हूं कुआं जल की उम्मीद में, जल की कुछ बूंदें तो मिल ही जाएंगी। ऐसा लगता है मुझे कि शायद किसी दिन मेरी भी प्यास बुझ जाएगी। एक तरफ
अपनी मेरी वाइफ की उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी अपनी बीमार पत्नी का ध्यान रखना, छोटी बच्ची थी, उसका शिक्षा ट्यूशन पढ़ाता था मैं, उसकी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करना, साथ ही अपनी IAS की परीक्षा का टाइम करना, साथ ही प्रोग्राम नशा मुक्ति बाल विकास बाल सुधार के लिए मैंने यह रचना लिखी थी। फोन का इस्तेमाल नहीं करता था भाई, इंटरनेट का नहीं पता था, जमीनी से जुड़ा हुआ, एक जमीन से जुड़ा हुआ आम आदमी। ऐसा लगता है मुझे शायद किसी दिन मेरी भी प्यास बुझ जाएगी, पर बंजर जमीन है जो मेरा साथ नहीं देती, कंकर पत्थर और कांटों में मुझे आराम नहीं देती। बीच में कोई लाइव आ रहा है, बार बार जा रहा है। अब तो लगता है ऐसा डर कि उस गड्ढे में ही दफन हो जाऊं। पानी की एक बूंद तो मिली नहीं, कहीं मैं प्यास से ही ना मर जाऊं, या किसी अनजान रास्ते पर चलते चलते ही मैं मर जाऊंगा। शायद किसी दिन अंधेरे साए में कहीं लापता हो जाऊंगा। एक अनजाना डर अब आईना सच्चाई का नजर आता है। न जाने क्यों एक पुराना घाव अब मुझे ताजा नजर आता है। डर है कि होश ना आ जाए मुझे, डर है कि होश ना आ जाए मुझे, जो होश आ गया तो मैं उस गड्ढे में गिर जाऊंगा और लगा कर भी दम अपना सारा, वो कभी उस गड्ढे से बाहर ना निकल पाऊंगा। उस दौर का एहसास है जब मैं IAS का फर्स्ट टाइम दे चुका था। हमारे चारों ओर इतने कठोर हृदय, दुर्व्यवहारिक और स्वार्थ से संबंधित हमें एहसास होते हैं कि डर लगता है कि होश में ना आ जाए और देख के समाज का असली चेहरा हम जीते जी ही ना मर जाएं। ये ताजा है। संगदिल, संसार में तन्हा ही जी रहा हूं, शायद तन्हा ही मर जाऊंगा। साहित्य हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे हम बड़े से बड़े घावों एहसासों को सहज ही जरूरतमंदों तक पहुंचा पाते हैं, जिन्हें उन एहसासों की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो समाज का एक वास्तविक दर्पण होता है, एक नंगा सत्य, ढके हुए झूठ से नंगी हकीकत, एक नंगापन, नंगा सत्य अधिक अच्छा है, अधिक उचित है। तो समाज के उस घिनौने रूप पे से वो महीन पर्दा, वो गंदा पर्दा सत्य का, जिसके आड़ में शोषित हो रहा है गरीब, उसे खींच के नंगा कर देना है हमने, खींच के नंगा कर देना है हमने। ऐसा लगता है अब जल्दी होश आने को है, अपना सपना ही अब मुझे डराने को है। जिस समय भी मेरे फॉलोअर, सब्सक्राइबर्स, अनुयायी, विद्यार्थी मुझ में इतना सामर्थ्य भर देंगे, मैं उसी दिन एक बड़े पैमाने पे एक आश्रम का स्थापना करूंगा, जहां बाल शिक्षा, बाल सुधार, नशा मुक्ति से लेकर स्वस्थ जीवन शैली कैसे जी जाती है, इसका स्वयं में अपना बनाया हुआ एक कार्यक्रम उसमें चलाऊंगा। ऐसा क्यों लगता है कि कहीं रोशनी की तलाश में अंधकार तो नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी की तलाश में मैं बर्बाद तो नहीं, क्यों
धड़कता है सीने में दिल मेरा जोर से, क्यों लगता है डर मुझे अब अनजाने शोर से। क्यों मैं भ्रमित सा होता जा रहा हूं, क्या अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदता जा रहा हूं। अब ऐसा लगता है मुझे कि कोई अपना ही मेरी विद्या और पुस्तक मुझसे छीन लेगा, मिटाकर मेरे शब्दों को या जलाकर मेरी पुस्तक को कोई अपना ही मेरी कलम को तोड़ देगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सांस भी रुक सकती है। न जाने क्यों धड़कते हुए दिल में एक फांस सी चुभती है, एक फांस सी चुभती है। ऐसा क्यों लगता है मुझे, यह सोच कर डर जाता हूं, शायद यही सच्चाई है, यह मानकर मर जाता हूं, या शायद उस फांस की चुभन से तड़प जाता हूं। रंजिश नहीं है मुझे किसी से, गम तो इस बात का है, अपनी भूल पर खुद ही शर्मिंदा हूं, गम तो इस बात का है। न जाने क्यों सारा कसूर अपना ही नजर आता है, अपना खूनी भी अब बेगुनाह नजर आता है। नादान हूं या परेशान हूं मैं शायद, अब दोष किसको दो। नादान हूं या परेशान हूं मैं शायद, अब दोष किसको दो। खुद ही अंधेरे बियाबान में चला जाता हूं, अब दोष किसको दो। अब तो घंघोर काली रात नजर आती है, अब तो अपनी सूरत भी नजर नहीं आती है। धड़कने तो बहुत है जमाने में, पर अपनी धड़कन के सिवा किसी की धड़कन नहीं नजर आती है। खुदगर्ज नहीं हूं मैं, पर किसी को अपनी तबीयत यूं ही बताई नहीं जाती। घाव घाव तो बहुत है मेरे सीने पर, घाव खुदगर्ज नहीं हूं मैं, पर किसी को अपनी तबीयत यूं ही बताई नहीं जाती। घाव तो बहुत है मेरे सीने पर, मगर उन पर यूं ही दवा लगाई नहीं जाती। अनदेखे अनकहे और अनसुने हालात में जाने से डर लगता है। इस जीवन में ख्वाहिशें तो बहुत है, पर उनके टूट जाने से डर लगता है। जब ख्वाहिशें किसी मासूमों के दर्द, चीखती पुकार, बहते आंसुओं, तड़पते एहसास, टूटते परिवारों पर टिकी हो, तो इंसान डरता है कि कहीं टूट न जाए, उसके साथ वह समस्त परिवार जो आपकी उस ऊर्जा से जल सकते हैं, दिव्य हो सकते हैं। उनका वो बुझता दिया जो फड़फड़ा रहा है बुझने के लिए, जरा सी ओट से दिव्यमान हो सकता है, जल सकता है, और संपूर्ण संसार में एक दिव्यता का संचार कर सकता है। मिला है दर्द तो दवा भी जरूर मिलेगी, मिला है दर्द तो दवा भी ये सबके लिए है। मिला है दर्द तो दवा भी जरूर मिलेगी, हरे घावों पर मरहम भी जरूर लगेगी। ऐ दोस्त, ना हो तू निराश और परेशान, कि जिंदगी में तुझे रोशनी जरूर मिलेगी। कोई ना हो बेशक से तेरे साथ तो क्या गम है, तू अकेला ही कई लोगों के बराबर है। करे हौसला, करे हौसला, जो तू तो आसमान भी झुका सकता है।
अब तुझे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं। कोई ना हो बेशक से दोबारा सुनिएगा, एक मिनट। मैं बाल्यकाल से ही बहुत सजग और शिक्षा समाज के प्रति बहुत जागरूक रहा हूं, जबकि मेरे और चारों ओर इतना अपराधीकरण था कि अपराधी बनना बहुत सरल प्रतीत होता था, जिसके लिए ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई खास योग्यता। जो गुण होते हैं वो सहज ही आपको वातावरण प्रदान कर रहा था। ऐसे वातावरण से जूझते हुए, लड़ते हुए 16 वर्ष की आयु तक पहुंचा और ठान लिया कि हर प्रकार के असंगत व्यसनों से दूर रहूंगा। सुधार के मार्ग पे चलने से पहले कोई समस्या नहीं थी किसी को, सब खुश थे। सुधार के मार्ग पे चलना प्रारंभ किया तो वैध तांत्रिक गतिविधियों से जूझा, कई चोटें लगी, एक्सीडेंट हो गए, क्योंकि इसे समाज सहज ही आपको सुधार के मार्ग पे चलता हुआ नहीं देख सकता। आप नीचे गिरते हैं तो 10 लोग हंसते हैं, पर आप किसी को गिरे हुए को उठाते हैं तो कोई आपको सराहना जल्द से नहीं करेगा। कोई ना हो बेशक से तेरे साथ तो क्या गम है, तू अकेला ही कई लोगों के बराबर है। करे हौसला जो तू आसमान भी झुका सकता है, अब तुझे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं। जब लो जग गई अंदर राम की, रहीम की, गुरु की, गॉड की, फिर ना तेरा ना मेरा, सबका मालिक एक हो जाता है। खिला सकता है तू पुष्प को बंजर बियाबान में भी, अब तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं। हाँ यह सच है कि अब हर मंजिल को पा सकता है तू, हर मंजिल को पा सकता है तू, हाँ हर मंजिल को पा सकता है तू। ऐसे बहुत से एहसास पुस्तक एहसास में है। यह आपको किसी स्टॉल पे या नहीं मिलेगी। हालांकि 2016 में दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, वहां पे पुस्तक एहसास प्रदर्शित करी गई थी और 500 से अधिक मुझे कॉपियां मिली थी, जिसको मैंने निःशुल्क वितरण किया था अपने सभी साहित्य प्रेमी भाइयों, जानकारों में, रिश्तेदारों, नातों में, आस पड़ोस में, सब साहित्य प्रेमियों में। जहां भी मुझे कोई साहित्य प्रेमी मिलता तो पुस्तक एहसास उस तक पहुंचा देता कि एहसास दबने नहीं चाहिए, इनको दर बदर आगे बढ़ना चाहिए। परंतु जल्द ही पुस्तक एहसास की समस्त संवेदनशील रचनाओं का संशोधित रूप में पुनः प्रकाशित करा जाएगा, जो आपको अमेज़न के जरिए, फ्लिपकार्ट के जरिए आप खरीद पाएंगे। चंद काव्य की पंक्तियों हैं जो इंटरनेट पे ही मैंने मेरी लेखनी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com जो wordpress.com पर है, पर मैंने लिखा है, और साहित्य यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर रिकॉर्डेड
और रूप में है, और कई बार मैंने लाइव भी अपनी बहुत सी रचनाओं को लाइव सुनाया है, और उनको भी मैंने अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करा है, तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं। कभी जो कदम त्याग की एक मिसाल लगते थे, बदलती परिस्थितियों से ये सुगंध, बदलती परिस्थितियों से वो सुगंध पवित्र एक दंड अभिशाप में परिवर्तित जो हो गई। कभी जो झुक कर नेक भावनाओं की दुहाई देते थे, चाल थी हर भाव वो हर भावना, हत्या अस्तित्व की करके जीवन शमशान सा करके जो मुकर गए। मेरे जीवन में प्रथम एक कन्या का आगमन हुआ था जब बाल्यकाल में था मैं। भावना वाक्य में देवी स्वरूप थी, माँ भगवती के समान थी, और मेरे जीवन में बहुत सा सकारात्मक उसने परिवर्तन किया। अपने प्रेम से, अपने प्रेम भरे स्पर्शों से मेरे मस्तिष्क का विकास किया, जीवन में, हृदय में मानवता के भावों का संचार किया। सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास, सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास। सत्य है सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका पूर्ण विनाश, पूर्ण विनाश, पूर्ण विनाश। चलता है थाम के बहा सत्य की पथिक, सत्य का जो मार्ग। सत्य है सृष्टि ने क्या सुनिश्चित उसका संपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास। The man who tries to suppress the tone of truth, the truth is that the universe has completely destroyed its complete destruction. It is true that the path of truth that is holding the arm on the path of truth. The truth is that the universe has perfected its development, development, development. जिस समय अभी खबर आ रही थी कि बहुत से कलाकार, कलमकार शोषित हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, कंगना राणावत हो या कोई हो, बहुत सी बताया कि कैसे उनका शोषण हो गया था जब वो आए थे शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में, और आज वे खुल के बता रहे हैं कि उनका शोषण हुआ था उस समय। ऐसे कलमकार, बहुत से कलाकारों ने बताया कि शोषण हुआ है। फिर मी टू आया कि शोषण हुआ है उनके साथ। तो दिल अंदर से कांप जाता है ऐसी बातें सुनकर जब बड़ी बड़ी हस्तियां बताती है, जिन्हें आज लोग पूज रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, 5 मिलियन 25 मिलियन फॉलोवर्स हैं। जब वो कहते हैं उनका शोषण हो गया था, जब वो ऐसे ऐसे मी टू और सब जगह, तो दिल कांपता है भय से मारे। तब यह पंक्ति लिखी थी, सुनिएगा। नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं, कलमकार हो रहे अत्याचारी, व्यभिचारी के शोषण का शिकार। नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं, कलमकार हो रहे अत्याचारी व्यभिचारियों के शोषण का शिकार। इच्छा मृत्यु का विकल्प ही दे दो नेताजी, नेताजी इच्छा मृत्यु का विकल्प ही दे दो नेताजी। अब हमें या भूखे पेट कर दे गरीब देश के, बेरोजगारी से हार, अपने प्राणों का त्याग, अपने प्राणों का त्याग, अपने प्राणों का त्याग। ये एक एहसास है कि जब इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है तो मेरे जैसा एक छोटा सा कलमकार, सुधार के मार्ग का यात्री, अंदर से कांप जाती है रूह। क्योंकि हमने सुधार के मार्ग पे चलने से पहले, और जब ठाना तक चलेंगे तब, और आज भी
अपने शिक्षार्थी विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि झुकना नहीं अत्याचारी के सामने, ठोकर मार दो ऐसे सिंहासन को, बैठना मत, शोषित हो जाओ शोषण करवा कर। नहीं, होता है खास दिवस प्रत्येक, आओ मिलकर साथ साथ, भरे पुष्पों में रंग है साथी, रह गए बेरंग से जो कोई, हर श्वास है जीवी जीवन उमंग क्षण, प्रत्येक भाव मित्रता से राग सुहाना, स्थापित हर राग हृदय में जो कोई, हर राग हृदय में जो कोई, बढ़ा कदम कांटों से कटीले होकर, मिट जाए हर छल कपट जो घाव जिन्होंने, नहीं मिटेगा सत्य श्वास से सत्य उजाला, छूट जाए चाहे साथ साथी का प्रत्येक, साथ साथी का प्रत्येक। जिस समय मेरी मैरिज का प्रस्ताव आया था, सुधार के मार्ग पे चल रहा था, बीते 7 वर्षों से, और परंतु मेरी माताजी जब मेरे हैबिटेशन में था, उस वक्त घर भी नहीं बनाया था हमने, टूटा फूटा सा घर था, किराए के लिए बना दिया था कि किराया चढ़ा देंगे, उसमें आना पड़ गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उनको जर्जर हो गई थी, तो उस समय मेरे पिताजी ने उनकी दुहाई दी। उस वक्त हैबिटेशन में था मैं, दूसरे हैबिटेशंस में एक में, तो हाँ वो आए, वो हैबिटेशन बंद हो गया था, परंतु मैं वहीं रुका था और कार्य कर रहा था जमीन से जुड़कर, और उनके साथ दूसरे हैबिटेशंस में भी जाता था। वो दिल्ली का भारत का पहला रेबिटेशन था जो गैर सरकारी रेबिटेशन था, जो बंद हो गया उसी दौरान। तो मेरे पिताजी आए, माताजी की दुहाई दी, स्वास्थ्य की दुहाई दी, और मैं विवश हो गया। परंतु सुधार के मार्ग का अपना नियम आज भी मैंने दृढ़ता से पालन करता हूँ। सांस रुक जाए, शरीर जल जाए, मैं पीछे हटने का नहीं, पीछे हटने का नहीं। टूटती हर डाली को वृक्ष की, किसी अपने की, उसके एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। धड़कते हर दिल को जो और धड़का दे, जिंदगी में हर किसी को ऐसे एक साथी की जरूरत होती है। मंजिलों की हकीकत है क्या मंजिलों की हकीकत है क्या जिंदगी में, हर मंजिल सकूं सांसों से किसी अपने की एक उम्मीद पर टिकी होती है। टूट जाते हैं अक्सर ख्वाब, जिंदगी में जिंदगी को जीने वाले, हर ख्वाब के टूट जाने से नजारे हकीकत के होते हैं, हकीकत के होते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, गीत नया कोई गाते रहिए, भले ही ना हो कोई आपके साथ, फकत फिर भी गीत धड़कनों से उमंग ख्वाहिशों के गुनगुनाते रहिए। हर बढ़ते कदम से जुड़ जाएंगे जिंदगी के टूटे तार, हौसलों से मुकाम जिंदगी में अपने नए बनाते रहिए, नए बनाते रहिए। Always smile, sing some new songs, regardless of whoever you are with you, still keep the luster of the Lord's Spirit, a step which adds to the broken string of life. Make your life of freshness, make new ones. हर बुराई से बचकर चले जो मार्ग सच्चाई पर, करे अनुभव शांति का वो मार्ग आत्म शांति पर। विकट हर परिस्थितियों से करे ना जो कोई परहेज,
थामे श्वासों से श्वासों का मेल, संस्कारों का यह खेल, संस्कारों का यह खेल, संस्कारों का यह खेल। Run away from every evil and walk on the truth. Do you experience the way of peace in peace? Do not be disturbed by any circumstance or any dieting. These breathing exercise match breathings with breathing less breathings. ये ट्रांसलेशन है, कहीं त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हो। मैं गूगल से ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूँ, जिससे जो गैर हिंदी भाषी व्यक्ति है वह भी कुछ रचनाओं को समझ पाए। वृक्ष झुकता है बोझ से फलों के अपने, अपने मिटाने को तृष्णा भूखे राहगीरों के अपने, विनम्र अपने स्वभाव से मनुष्य गुणी करवाता है परिचय, आत्म स्वाभिमान से अपने, हर एक गुण का अवगुणों से अपने, एक स्वाभिमान से, एक स्वाभिमान से, एक स्वाभिमान से। इसका भी मैंने ट्रांसलेट किया है, कहीं त्रुटि हो तो समाप्राधियों सुनिएगा। The tree bends with the burden of its fruits. Fruits means qualities of life, behavior, good behavior. Its desire to eradicate hunger from hunger, humility by its nature. Human beings have begun acquaintance with self-respect, with their own self-esteem by the virtues of each and every virtue. भ्रष्ट व्यवस्था से रोता गरीब, एक अनुच्छेद है, सुनिएगा। यह भी मैंने 2017 में मैंने लिखा था। 16 में मेरे साथ एक मैं मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था। 2016 में एडमिशन लिया था और 1 लाख रुपए तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दी थी। मैं केवल रचनात्मक लेखन के लिए गया था। NBA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नंबर 1 है दिल्ली में। रचनात्मक लेखन के लिए गया था। मैंने बताया था मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा भाई, अंग्रेजी मुझे नहीं पढ़नी है। मैं हिंदी, मेरी भाषा हिंदी, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदी का ही मैं विद्यार्थी हूँ। हिंदी बोलता हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्लास आपकी इंग्लिश में होगी लेकिन पुस्तकें हिंदी में मिल जाएगी पढ़ने के लिए, एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं। तो मैं कहा पुस्तकें चलो हिंदी में देना मुझे, क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलते इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश समझते हैं, बहुत पढ़े हैं कॉन्वेंट में भी। लेकिन जैसे इंस्टॉलमेंट मिली तो उन्होंने कहा कि आपको पुस्तक इंग्लिश में मिलेगी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सुधारने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, डेवलपमेंट क्लासेस लगा देते हैं। तो मैंने कहा क्यों भाई? मैं जब मैं हिंदी लेखन करके आया हूँ, आपने मुझे मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में डाल दिया, मुझे लेखन ही करना है, कोई पत्रकार जर्नलिस्ट थोड़ी बनना है, लेखन करना है। अपने मास्टर मास कम्युनिकेशन में डाल दिया। फिर आप कह रहे हो कि पुस्तक भी इंग्लिश में देंगे, डेवलपमेंट कर देते इंग्लिश का। मैं हिंदी का डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आपका चैनल है, नाम नहीं लेता, पूरा हिंदी में ही प्रसार करते हो, तो हिंदी का डेवलपमेंट क्यों नहीं करते आप? तो उन्होंने सोचा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है 1-1.5 लाख रुपए, हार मान के आगे की इंस्टॉलमेंट भी देंगे, पढ़ेंगे, परंतु झुकना नहीं, यही कहूंगा मैं। किसी शोषण के सामने ठुकरा दो ताज बड़े से बड़ा। तो 3 महीने मैंने क्लास अटेंड करी, मोबाइल फोन पहला लिया, बहुत सी प्रक्रिया सीखी जानी, क्योंकि जो टीचर थे बहुत अच्छे थे, बहुत सी चीजों को जाना और खुशी खुशी वहां से विदा हो गया। खा गया मेरे देश
देश के गरीब को वो भ्रष्टाचारी बाबू, वो भ्रष्ट नेता उड़ाया है माखौल गरीब का, उसकी मजबूरी का, करके वादा झूठा दिखाया था जो सपना, आया दर्पण में सच्चाई के, था वो भ्रष्टाचारी बाबू, वो नेता झूठा। आज और अभी हो जाए स्वाहा सब विचार सब भ्रष्ट, आज और अभी हो जाए स्वाहा विचार सब भ्रष्ट, चल पड़े काफिला विकास का, हर मजबूर से गरीब से मिला मजबूती से, कदम से कदम। स्वार्थ, जी हाँ, हालांकि उसका क्या गया उस रिसेप्शनिस्ट का जो उसके पे अधिकार था, एडमिशन सीट पे बैठा था, लेकिन एक एडमिशन के लिए उसने झूठ बोला, हिंदी का माखौल उड़ाया। इतनी बड़ी संस्था MBA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मजाक बना दिया। एक छोटे से व्यक्ति ने झूठ बोलकर केवल अपना निजी स्वार्थ की एक एडमिशन, एक संख्या स्कोर मिल जाएगी और उसके अफसर उसे सराहना कि आज एक एडमिशन कराया है, लाखों रुपए की इंस्टॉलमेंट कर ली, लेकिन सत्य जानकर वो भी धिक्कारेंगे। इतना महान इंस्टीट्यूट पे धिक्कार, कलंक बनके वो व्यक्ति बन गया है कलंक। तो स्वार्थ, निजी स्वार्थ पे कुछ चंद वाक्य है, सुनिएगा। स्वार्थ, जी हाँ, स्वार्थ कहने को तो एक शब्द है स्वार्थ, पर हर दुख हर तकलीफ की जड़ है स्वार्थ। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से अपनी अनमोल जिंदगी जिए जा रहा है, या यूं कहे कि बर्बाद किए जा रहा है। समय, घड़ी, कैलेंडर बढ़ता है, क्रम में चलता है, ध्यान रखिएगा। और आपको भी बढ़ते क्रम में चलना है। इस दौरान बहुत सी नई बातों को सीखना और अमल करना, सुधार के मार्ग की ओर अग्रसर रहना, जीवन में डालना और विकास के जरिए सफलता के कदम और पहुंचते हुए समाज को प्रकाशमान करना। स्वार्थ, जी हाँ, स्वार्थ कहने को तो एक शब्द है स्वार्थ, पर हर दुख हर तकलीफ की जड़ है स्वार्थ। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से अपनी अनमोल जिंदगी जिए जा रहा है, या यूं कहे कि बर्बाद किए जा रहा है। किसी को अच्छे खाने का स्वार्थ है, तो किसी को व्यसन मदिरा सुर्रा करने का स्वार्थ है, तो किसी को भौतिक वस्तुओं का स्वार्थ है। आजकल तो रिश्ते भी आपसी स्वार्थ पर कायम या टिके हुए हैं साहब। इसीलिए एक सुधार के मार्ग का यात्री होने के नाते अपने ईश्वर की मैं हर रोज आराधना करता हूं बीते 21 सालों से, और उससे पहले भी ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत तसीम कृपा रही है। उस ईश्वर को साक्षी मानकर आज मैं आप सभी के पापों को नष्ट कर दूंगा। साथ साथ दोहरा सकते हैं तो दोहराइए, नहीं तो अपने कानों से सुनिए। ऐ स्वार्थ तू हो जा निष्पाप, ऐ स्वार्थ तू अब हो जा निष्पाप, देख के दर्पण सच्चाई का, मिल जा मिट जा हो जा भस्म, कर ले करम तू अब भलाई का। ऐ स्वार्थ तू अब हो जा निष्पाप, देख के दर्पण सच्चाई का, मिल जा मिट जा हो जा भस्म, कर ले करम तू अब भलाई का। सच भी जो तुझको दिख न पाए,
तकलीफ गरीब की किसी झंझोर न तुझको पाए, तो जान ये सकूं सांसों का तड़प हर लम्हा धड़कनों में जो तेरी, तो जान ये सकूं सांसों का तड़प हर लम्हा धड़कनों में जो तेरी, आईना ये अकस नजरों की खामोशियां, शर्म खुद पर जिल्लत जो तेरी, तड़पाएगी अपनों को जान, हकीकत ये बदसलूकी खुद ही खुद से है जो तेरी। ए स्वार्थ अब तो हो जा निष्पाप, कर ले कर्म सच्चाई का, छुपा है अब भी रूह में जो तेरी, छुपा है अब भी रूह में जो तेरी। आज रात्रि आपको एक परम निंद्रा की प्राप्ति हो पाए, इसके लिए चंद पंक्तियों का आवाहन करता हूं। मैं विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक छोटा सा यात्री, छोटा सा कलमकार। रात की कालिमा में महक स्वप्न जाए सबके सब आपके, हो सवेरा तो साकार, स्वप्न सुनहरे हो जाए सबके सब आपके, सुख शांति से पूर्ण हो निंद्रा आज रात्रि की आपकी, उठो जब सवेरे स्वास्थ्य जीवन से पूर्ण ऊर्जा खिल जाए आपकी। ये कर्म है साहब, नेक कर्म करोगे तो नेकी मिलेगी, और दुष्कर्मों के पीछे ही भागते रहे तो एक न एक रोज स्वयं की आत्म शांति को भंग करते हुए अपनों की भी आत्म शांति का स्वाहा कर दोगे। मेरे उच्च शक्ति प्रभु अल्लाह गॉड ईश्वर ने किए थे उत्पन्न, केवल इस धरा पर मासूम इंसान अपनी स्वार्थ से बट गए, बन स्वार्थी वर्गों में कई वो मासूम इंसान। कोई ये लाइव आ रहा बार बार और जा रहा है, अरे भाई लाइव आ जा, सुन ले। राजनीति की है भूख अब की नहीं, है सदियों से भी पुरानी, बाट वर्गों में करी है सिद्धि, स्वार्थों की पूर्ण अपनी, राजनेताओं की चाल है यह घिनौनी, अब की नहीं सदियों से भी पुरानी, सदियों से भी पुरानी, सदियों से भी पुरानी। मोदी जी ने 370 हटाया है, कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया है वापस, जो अति आवश्यक था। सब राज्य बराबर है और सबकी महिमा है, और वहाँ 370 की आड़ में जो फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से और विदेशों से, उसको रोक दिया है, आतंकवाद को रोक दिया है। परंतु जिस दौर में 370 लगा हुआ था और हमारे मासूम भाइयों सैनिकों की शीश को काटकर पड़ोसी राज्य के हत्यारे सैनिक उनको ले जाते थे, उस दर्द से पीड़ित होकर चंद पंक्तियों को मैंने रचा था। आज वही दर्द फिर से जागृत हो रहा है, सुनिएगा। मेरे देश का ताज है कश्मीर, दी है शहादत जहां जवानों ने मेरे, उस सरजमी का नाम है कश्मीर। लेते हैं लोहा दुश्मनों से वीर मेरे, कटवा देते हैं सिर अपना जहां वो जन्नत है हमारा कश्मीर। ना कुरेदना जख्मों को मेरे, लिख दिया है नाम वतन हिंदुस्तान हर जख्मों पर जहां, वो सरताज
आज है हमारा कश्मीर, हमारा कश्मीर। आज 370 हट गई है और यकीन मानिएगा 370 के दौरान जितना स्पेशल पैकेज वहां जाता था 1% भी विकास कार्य नहीं होता था, सब आतंकवाद को स्वाहा होता था। और अब 370 हटा है और अब जो भी फंडिंग रुक गई है। फंडिंग की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि जो कोई फंडिंग कर पाए। और जो हमारे भारतवर्ष से जो उस राज्य के लिए जो रुपया जाएगा, जो वहाँ की जनता कर अदा करेगी अपने ही कर से, उससे इतना विकास हो जाएगा जो आने वाले बीते हुए 60 से 70 सालों में नहीं हो पाया है। यह भी एक सत्य है जो हर गुजरते लम्हे से आपको दिखाई देगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक विद्यार्थी आज भी समाज में अपना स्थान तराश रहा हूं, नित्य नए दिन पाठ सीखता हूं और अपने साहित्य सृजन के द्वारा अपने विद्यार्थियों को जिन्होंने हैबिटेशंस और हैबिटेशंस के बाहर मुझसे शिक्षित हुए हैं, इलाज लिया है, काउंसलिंग या फिर एक दिशा निर्देश लिया है, इंटरनेट के जरिए जो लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक दिशा दिखाने का आज भी प्रयास करता हूं। मैं आज भी एक विद्यार्थी हूं जो रोज ही समाज में नए पाठ सीखता है। एक विद्यार्थी जिसे अब भी अपनी पाठशाला की तलाश शेष है। एक एहसास है कि एक विद्यार्थी, एक सच्चा एहसास, सत्य का एहसास। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतने 21 सालों से सुधार के मार्ग पे चल रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। आफ्टर हैबिटेशंस, नशा मुक्ति और तांत्रिक सब से जूझते हुए मैं स्नातक हुआ तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। IAS को फेस किया तो ज्ञानी हो गया। कुछ एग्जाम क्लियर हुए लाखों बच्चों में, आज भी नाम है गूगल पे, तो ज्ञानी हो गया। पुस्तक प्रकाशित करवाई तो ज्ञानी हो गया, रचनाएं लिखी तो ज्ञानी हो गया। नहीं, मैं आज भी विद्यार्थी हूं और जिस रोज एक ही बुझता दीपक में से बुझने से बच पाएगा तो मैं मानूंगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, कुछ अमल में ला पाया हूं। एक विद्यार्थी जिसे अब भी अपनी पाठशाला की तलाश शेष है, गुरु ज्ञान और गीता से जिसका रूबरू होना भी शेष है। हो गया जो लापता, बिसाते वक्त घायल जो राही, रहा अनजाने पर एक, टूटी जो तस्वीर धुंधलाता अस्तित्व, खड़ती सांसों से थमता जीवन, थम न जीवन का भी शेष है। एक विद्यार्थी जिसे अब भी अपनी पाठशाला की तलाश शेष है, गुरु ज्ञान और गीता से जिसका रूबरू होना अभी शेष है। हर ठोकर एहसास दर्द, रुक गया धड़कनों का एहसास हर एक, उम्मीद जो जिंदगी तड़पती रो सकूं धड़कनों से धड़कनों का, ये जिंदगी अभी शेष है, ये जिंदगी अभी शेष है। एक विद्यार्थी जिसे अब भी अपनी पाठशाला की तलाश शेष है, गुरु ज्ञान और गीता से जिसका रूबरू होना अभी शेष है, अभी शेष है। जाने से पहले आज के इस लाइव सेशन का समापन करूं, उससे पहले मैं आपका मित्र, दोस्त, बंधु विक्रांत राजलीवाल आपको चंद पंक्तियां जीवन संघर्ष के नाम पर सुनाना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। सुनिएगा और दांत मत दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट है या vikrant.rajliwala@gmail.com पे आप मेरे से मेल के द्वारा
संपर्क साध सकते हैं। राह है जिंदगानी, राह है जिंदगानी, जिंदगी है एक संघर्ष का नाम। अभी कभी है काफिला तो कभी तन्हाई का नाम। जिंदगी है एक संघर्ष का नाम, कभी है काफिला तो कभी तन्हाई का नाम। छूट जाते हैं सफर जिंदगानी में साथी कई, मिल जाते हैं अनजाने फिर मुसाफिर नए कई। राह मोहब्बत है खुदाई का नाम, बन जाते हैं बिगड़े यहाँ अधूरे कई काम, बन जाते हैं यहाँ अधूरे कई काम। धन्यवाद।